हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो सीचर्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बीकॉम थर्ड ईयर में जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, तो उसका मैं ये आपको लेक्चर 4 दे रहा हूँ। तो 3 लेक्चर जो है मैं ऑलरेडी कुछ दिन पहले दे चुका था, तो आज इसमें लेक्चर नंबर 4 दे रहा हूँ, उससे आएगा कंटिन्यू। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो है आपको बेनिफिट हो सके और आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो सके। देखिए स्टूडेंट्स, क्लासेज जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं सभी कॉलेजेस में, है ना। तो आप लोग अगर कॉलेज जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉलेज में क्लास अटेंड करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं तो आप जो है मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आना आपका एमसीक्यूज़ का पैटर्न ही है इस बार बीकॉम थर्ड ईयर में सीचर्स यूनिवर्सिटी मेरठ में 6 पेपर आपके कॉमर्स के हो गए, 7वां पेपर आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन हो गया। तो ये 7 पेपर आपके एमसीक्यू सीरीज में होने हैं, इस बार सब्जेक्टिव नहीं होने, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हो चाहे प्राइवेट के हों। प्राइवेट में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर नहीं होता, उनके सिर्फ 6 ही पेपर होने हैं, वाइवा वॉइस नहीं होता, ख़त्म हो गया 2 साल पहले। तो ये मैं आपका लेक्चर 7 दे रहा हूँ। हालांकि जिनको बेस्ट पैटर्न तो यही रहता है कि आप पहले थ्योरी स्टडी करें, उसके बाद एमसीक्यूज स्टडी करें, ठीक है। तो एमसीक्यूज प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की ऑलरेडी पहले से ही, एक है चैप्टर वाइज और एक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रीवियस ईयर 16 पेपर, तो आप उसमें एमसीक्यूज देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और ये तीसरी प्लेलिस्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डिटेल स्टडी, तो इसमें थ्योरी वाइज लेक्चर हैं। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो इसके एमसीक्यूज भी मैं आपको दोबारा से कराऊंगा, जो मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, जो मैंने तैयार किए हैं, तो वो मैं आपको उसी प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए, तो से पहले के तीनों लेक्चर आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डिटेल स्टडी में। अब देखिए, जो बैलेंस शीट है कि कंपनी की स्थिति विवरण में अंश पूंजी का प्रकटीकरण, कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट में हम देते हैं। तो कंपनी अधिनियम जो 2013 की अनुसूची 3 है, ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 है, उसके अनुसार कंपनी की जो स्थिति विवरण है यानी कि जो बैलेंस शीट है, तो उसमें शेयर कैपिटल को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ। तो यहाँ पर आ जाएगा एज एट, आपकी डेट आ जाएगी। तो ये आपकी बैलेंस शीट देखिए इस टाइप से होती है कि इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, नोट आता है उसमें, नोट नंबर, और उसके बाद ये देखिए 1 दे रखा है, ठीक है। अमाउंट करंट ईयर 2 कॉलम होते हैं और अमाउंट प्रीवियस ईयर का, तो ये इस तरीके से हेडिंग है, आप ध्यान रखिएगा। तो इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं, जिसमें 3 हेड आपके आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और सी है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो जो स्टार बना रखा है आपका शेयर कैपिटल के बाद, तो उससे रिलेटेड देखिए एक लाइन नीचे मेंशन है कि एज पर रिवाइज शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स pertaining टू शेयर कैपिटल आर टू बी प्रोवाइडेड इन नोट्स टू अकाउंट। अब आपको ये ध्यान देना है कि नोट्स टू अकाउंट का मतलब क्या है, कि जो शेयर कैपिटल है, अब इसमें कौन कौन सी कैपिटल आती है। तो एक तो ऑथराइज कैपिटल आ गई, अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो इस तरीके से मेंशन करते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर हैं तो इस तरीके से मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आउटर कॉलम हो गया, ये 2 लाइन ड्रॉ की जाती हैं। 2 लाइन का मतलब कि वो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, वहीं तक का है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल उतने ही थी। आगे ही इशूड कैपिटल है, तो वहाँ भी 2 लाइन ड्रॉ करी जाती हैं, ठीक है। उसका मतलब कि इशूड कैपिटल इतनी थी, ऐड नहीं करनी है उसमें, आपको ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है, तो इसमें भी इक्विटी शेयर्स हैं और प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो इसको हम शो करते हैं। अब नरेशन है कि ऑफ द अबव शेयर्स डैश, मतलब जितने शेयर्स हों, तो शेयर्स आर अलॉटेड एज फुली पेड अप परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट्स बीइंग रिसीव्ड इन कैश। तो ये लिख करके आप उसको ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। अब नीचे जो इम्पोर्टेंट बात है कि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने शेयर्स हैं, जितने रुपए के हैं, पर शेयर्स कॉल्ड अप में कितने हैं, उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स है वो हम माइनस करते हैं। अब कॉल्स इन एरियर्स में हम बाय डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनीज
माइनस कर देते हैं, बाय अदर्स को भी माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना। कॉल सीनेरियर्स को आपको माइनस करना है और अगर शेयर फॉरफिटेड हैं तो फॉरफिटेड शेयर्स को जो है प्लस किया जाता है। तो ये वाला जो अमाउंट है जो डॉट 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 दे रखा है तो ये आप आउटर कॉलम में मेंशन कर देंगे, यानी कि ठीक है आपका 2 कॉलम है, पहला इनर कॉलम और दूसरा आउटर कॉलम। तो ये बात आपको ध्यान रखने की, फॉरफिटेड शेयर्स ऐड होते हैं और कॉल सीनेरियर जो है वो माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपका एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी है। एक टर्मिनोलॉजी इसमें आएगी पूंजीगत संचय, कैपिटल रिजर्व। तो ये क्या होते हैं कि कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट में से ही, पूंजीगत लाभों में से ही बनाए जाते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट्स को कहते हैं जो कंपनी द्वारा अपनी सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं से अर्जित नहीं किए जाते, यानी कि जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उससे कोई भी कंपनी अर्न नहीं कर सकती। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि कैपिटल रिजर्व को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में लाभांश यानी कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयोग नहीं कर सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल रिजर्व को कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकती, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे जो हैं ये कैपिटल प्रॉफिट के एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे कि जिनमें से पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। क्या है कि फिक्स एसेट्स को सेल करने पर अगर प्रॉफिट होता है, फिक्स एसेट्स के रिवैल्यूएशन पर अगर प्रॉफिट होता है, शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करने पर प्रीमियम, डिवेंचर्स के रिडम्पशन करने पर लाभ, ठीक है। कंपनी द्वारा जो भी कोई अर्जित किया गया, जो अर्न किया गया समामेलन से पूर्व का लाभ, ठीक है। और अंशों के अपहरण और पुनर्निर्गमन से लाभ, यानी कि जब शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाता है और उसको रीइशू किया जाता है तो जो प्रॉफिट होता है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको बताए मैंने, ये आपके कैपिटल रिजर्व के थे। तो कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में शो किया जाता है और रिजर्व एंड सरप्लस हेड में शो किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। दूसरा, ये डिफरेंस भी आता है जिनके यहाँ एमसीक्यूज पैटर्न नहीं है, शॉर्ट पैटर्न और लॉन्ग पैटर्न यानी कि सब्जेक्टिव आता है, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, है ना। आरक्षित पूंजी और पूंजीगत संचय में क्या अंतर होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस पर एमसीक्यूज भी आता है कि रिजर्व कैपिटल जो होता है वो बढ़ी हुई जो फेस कैपिटल होती है आपकी, अंकित पूंजी या ना मांगी गई पूंजी का वो पार्ट होता है जो समापन के अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में मंगाया नहीं जाएगा, ठीक है। समापन के अतिरिक्त किसी भी दशा में नहीं मंगाया जा सकता। और कैपिटल रिजर्व जो होता है वो एक ऐसा रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट, जैसे कि जो फिक्स एसेट्स के सेल से अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, फिक्स एसेट्स को रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट होता है, शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करने के बाद जो प्रीमियम रिसीव होता है, और डिवेंचर्स को रिडम्पशन, शोधन मतलब रिडम्पशन करते हैं, उस पर प्रॉफिट होता है, तो इसमें से बनाया जाता है। तो ये जो प्रॉफिट होता है वो जर्नल बिजनेस एक्टिविटीज़ से अर्जित लाभ नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा, रिजर्व कैपिटल का जो निर्माण करना है वो कभी भी अनिवार्य नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होता है तो इसका निर्माण करना बिल्कुल अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा, रिजर्व कैपिटल के निर्माण के लिए कभी भी ध्यान रखना कि कंपनी जो है वो एक प्रस्ताव पारित करती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होता है उसको निर्माण करने के लिए कोई भी प्रस्ताव पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। रिजर्व कैपिटल जो होती है वो एक ऐसा अमाउंट होता है जो प्राप्त नहीं हुआ होता, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होता है वो ऐसा अमाउंट होता है जो कि रिसीव हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। दूसरा, रिजर्व कैपिटल को जो है वो स्थिति विवरण में यानी कि बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होती है इसको हम बैलेंस शीट की जो आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ जो आपकी साइड होती है
उसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस जो हेड होता है उसमें हम शो करते हैं। ठीक, रिजर्व कैपिटल का जो प्रयोग है वो कंपनी के समापन की दशा में, इंग्लिश में हम लिक्विडेशन बोलते हैं समापन को, तो जब कंपनी समाप्त हो जाती है तब रिजर्व कैपिटल का यूज़ होता है। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होता है उसका प्रयोग कंपनी के जीवन काल में ही जो कैपिटल लॉसेस होते हैं, पूंजीगत हानियाँ, तो उनका पूरा करने में या बोनस अंशों को इशू करने में किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। एक डिफरेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑथराइज कैपिटल होती है और इशूड कैपिटल होती है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपकी है ऑथराइज, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है, तो ये अधिकतम, इसका मतलब ये होता है कि ये वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसके लिए कंपनी को शेयर इशू करने का राइट होता है। और इशूड कैपिटल जो होती है वो ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि पब्लिक को जारी किया जाता है। ये वर्ड थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जनता लिखा हुआ है, यानी कि पब्लिक को इशू किया जाता है। ठीक है। दूसरा कि ये जो आपकी ऑथराइज्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, इसमें डिस्क्लोजर का मतलब कि ये कैपिटल जो होती है कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम होता है, इंग्लिश में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उसमें लिखी होती है। लेकिन जो इशूड कैपिटल होती है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस होता है। ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल जो होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, लेकिन जो आपकी इशूड कैपिटल होती है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। और लास्ट डिफरेंस है लिमिट की, कि ये जो ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल होती है यह इशूड कैपिटल के बराबर या उससे ज़्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जो इशूड कैपिटल होती है ये ऑथराइज कैपिटल के बराबर या उससे कम होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब कंपनी जो होती है वो शेयर्स को इशू कर सकती है, ये हम सब जानते हैं। तो कंपनी जो होती है शेयर्स को इशू 3 तरीके से कर सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 मेथड्स होते हैं, तो तीनों मेथड इसमें दे रखे हैं। एक होता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, अंशों का निजी विक्रय, ठीक है, कैश में होता है ये। दूसरा भी कैश में होता है, तो इसमें अंशों का सार्वजनिक निर्गमन होता है। ठीक है, और तीसरा होता है कि नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले, प्रतिफल को इंग्लिश में हम कहते हैं कंसिडरेशन। तो जो पहला मेथड है कि कंपनी अधिनियम 2013, यानी कि अगर हम अंशों का निजी विक्रय को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 ये कहती है कि कोई भी कंपनी निजी रूप से भी अंशों को इशू कर सकती है, शेयर्स को इशू कर सकती है। तो कभी कभी जो है वो एक सार्वजनिक कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर्स कहते हैं इंग्लिश में प्रवर्तक को, वो अपने जो भी कोई प्राइवेट जो सोर्सेज होते हैं ना, निजी साधन जो होते हैं, संपर्कों द्वारा कैपिटल को एकत्रित करने का विश्वास होता है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए निमंत्रण नहीं देती, बल्कि अपने अंशों को निजी रूप से जो उनके प्रमोटर्स होते हैं या प्रमोटर्स के जो मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो उसी ग्रुप की जो अन्य जो कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं और जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, NRI जिसे हम बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, तो ये और जो को वित्तीय संस्थाएं होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे ये आपको LIC हो गया, आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और ये जो भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम यानी ICICI जो है, ये उसको डिटेल में नाम है, ठीक है ना, ICICI, तो इसको सेल कर देते हैं। जब पब्लिक को शेयर्स परचेस करने के लिए कोई भी निमंत्रण नहीं दिया जाता, यानी ऑफर नहीं किया जाता, तो कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस भी इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब पब्लिक को अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए कंपनी निमंत्रण देती है, ठीक है ना, तो वो अपना प्रोस्पेक्टस जरूर इशू करेगी। लेकिन अगर पब्लिक को अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए अगर कोई भी निमंत्रण नहीं दिया जाता तो प्रोस्पेक्टस को इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। तो प्रोस्पेक्टस को इशू करने की बजाय
प्रमोटर्स को एक दूसरा जो प्रारूप है, वो जो फॉर्मेट है, प्रारूप को इंग्लिश में फॉर्मेट या प्रोफॉर्मा कहते हैं, तो वो तैयार करना होता है, जिसे हम कहते हैं स्थानापन्न प्रविवरण, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो इस स्थानापन्न प्रविवरण को शेयर्स या डिवेंचर्स के जो फर्स्ट अलॉटमेंट होता है, तो उस अलॉटमेंट के कम से कम 3 दिन पहले जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास फाइल करना जरूरी होता है। तो ये 3 दिन वाला क्वेश्चन जो है ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा, जब अंशों को प्राइवेट तरीके से सेल किया जाता है तो इस कंडीशन में इन अंशों का जो धारक व्यक्ति होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास में अंश होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो इन शेयर्स को अलॉटमेंट की तिथि से कम, यानी कि जिस डेट में इन्हें अलॉटमेंट किया जाता है तो उस डेट से कम 3 साल तक उनको सेल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर 3 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रतिबंधित अवधि, लॉक इन पीरियड। ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है स्वीट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस भी आता है, सीसेस यूनिवर्सिटी में तो कई बार आया एमसीक्यूज, और दूसरे कंपटीशन से भी आते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 ये कहती है कि कोई भी कंपनी जो है वो स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है। अब ये स्वीट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं? तो स्वीट इक्विटी शेयर्स का मतलब ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी द्वारा अपने जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, संचालक जो होते हैं, तो उनको वो डिस्काउंट पर, कटौती को इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, तो डिस्काउंट पर या कैश के अतिरिक्त किसी भी दूसरे प्रतिफल के बदले या ज्ञान प्रदान करने यानी जानकारी देने के बदले, या जो बौद्धिक संपत्ति अधिकार होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उपलब्ध कराने के बदले में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अंश इनके धारकों द्वारा इनके आवंटन के 3 वर्षों तक नहीं बेचे जाएंगे। मतलब अगर इन शेयर्स को जब अलॉट कर दिया जाता है तो इन शेयर्स को अलॉटमेंट की डेट से 3 साल तक जो है वो सेल नहीं किया जाता। इसको हम लॉक इन पीरियड कहते हैं, प्रतिबंधित अवधि। ठीक है, और यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि स्वीट इक्विटी शेयर्स को नॉमिनल वैल्यू से कम पर भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू के लिए कुछ जर्नल एंट्री होती हैं, जो अदर जो इक्विटी शेयर्स होते हैं जब उसको इशू किया जाता है तो वही होते हैं। तो उसको हम थोड़ी सी बाद में उसकी स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। अब सेकंड मेथड ये था कि अंशों का सार्वजनिक निर्गमन, जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होता है, तो अगर ये मेथड अपनाया जाता है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तो इसके लिए 4 मेथड अपनाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज में भी हो गया कि पब्लिक को शेयर्स को इशू करने के लिए कौन कौन सा मेथड अपनाया जाता है। तो एक तो प्रविवरण जारी करना, टू इशू प्रोस्पेक्टस। दूसरा होता है आवेदन पत्र प्राप्त करना, टू रिसीव एप्लीकेशंस। थर्ड होता है टू मेक अलॉटमेंट्स, अंशों का आवंटन करना। और फोर्थ होता है याचनाएं करना, है ना, टू मेक कॉल्स। ये बात ध्यान रखनी है। तो मैं बहुत आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये मेथड्स एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, फर्स्ट जो था मेथड आपका कि टू इशू प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण जारी करना। इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक को शेयर्स को परचेज करने के लिए, ठीक है, जो भी कोई निमंत्रण दिया जाता है, उन्हें इनवाइट किया जाता है, तो उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो पब्लिक को एप्लीकेशन देने के लिए और अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने के लिए उद्देश्य से प्रविवरण में जो प्रोस्पेक्टस होता है, तो उसका कंपनी का जो बिजनेस होता है, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है और कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो सारी डिटेल होती है। ठीक है, जैसे रामदेव जी अक्सर न्यूज़ चैनल पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि लास्ट ईयर मेरी कंपनी का 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, इस साल जो है 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया, नेक्स्ट ईयर हमारा 30,000 करोड़ करने का टारगेट है, और हमने जो है इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए और कमिंग फ्यूचर में हम ये वाले प्रोडक्ट लाएंगे। तो पहले से ही बता रहे हैं कि भाई मेरी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और मेरा इतना सेल टर्नओवर है। तो अब प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि एक तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसका नाम होता है, एड्रेस होता है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके नाम और एड्रेस होते हैं, कंपनी का जो मेन पर्पस होता है वो क्या है, और इशू और के संबंध में जो जोखिम होते हैं, रिस्क होते हैं वो,
एक होता है सेबी, इसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, शॉर्ट में हम इसे सेबी कहते हैं। तो सेबी ने जो स्वीकृति दी है, एक्सेप्टेंस दी है, उसकी डिटेल, और कंपनी के जो अधिकृत और निर्गमित पूंजी, जो उसके ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल है, और अब प्रस्तावित किए गए जो भी कोई शेयर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, और वर्तमान जो इश्यूज़ हैं उसकी शर्तें क्या हैं, ठीक है। निर्गमन के खुलने और बंद होने की डेट्स, यानी जो इशू होता है उसकी डेट क्या हुई, और जो है उसके शेयर्स के जो है क्लोज होने की डेट क्या आती है, सारी डिटेल होती है। सेकंड मैटर जो होता है टू रिसीव एप्लीकेशन, तो आवेदन पत्र प्राप्त करना। अब कंपनी क्या है कि जब प्रविवरण यानी कि प्रोस्पेक्टस को स्टडी कर लेती है तो उसके बाद पब्लिक को एक जो है फॉर्म दिया जाता है एप्लीकेशन को अप्लाई करने का। तो वो एप्लीकेशंस के साथ जो होता है वो जो है अमाउंट जो है वो भेजना शुरू कर देते हैं एप्लीकेशन के साथ में। तो पर शेयर कितने रुपए का है उसका अमाउंट प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको एक बात कि ये अंश के जो शेयर्स होता है उसके निर्गमन वैल्यू के यानी कि इशू प्राइस के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। तो परसेंटेज आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एप्लीकेशन पर जो अमाउंट रिसीव्ड होता है तो उसे किसी भी अनुसूचित बैंक में जमा करवाना अनिवार्य होता है, ठीक है। और वो बैंक कौन सा होगा, शेड्यूल्ड बैंक होगा, इंग्लिश में शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। तो उसके जो डिटेल होती है वो प्रोस्पेक्टस में लिखी रहती है, ठीक है। थर्ड मैटर होता है कि अंशों का आवंटन करना, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये है कि जब एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए जो एक लास्ट डेट डिसाइड की गई है तो सभी लोग जब बैंकों में सभी एप्लीकेशंस, ठीक है, बैंक जो है वो सभी एप्लीकेशंस को कंपनी के पास में भेज देता है, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर्स को अलॉटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कंपनी को पब्लिक से प्रोस्पेक्टस में जो उसको एक डिटेल दे रखी है कि कम से कम न्यूनतम अभिदान, यानी कि इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव ना हो जाए। अब आप यहाँ शब्द आता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान, ये क्या होता है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 39 है और उसकी सबसेक्शन 1 है, उसके अनुसार कोई भी कंपनी जनता को अपनी जो प्रतिभूति होती है, इंग्लिश में सिक्योरिटीज़ कहते हैं, तो सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट होता है वो उस समय तक नहीं कर सकती जब तक कि प्रोस्पेक्टस में लिखी गई जो मिनिमम अमाउंट होती है वो सब्सक्राइब्ड, प्रार्थित ना कर दी गई हो, ठीक है। और एप्लीकेशन पर जो अमाउंट ड्यू है, दे जो भी कोई निर्धारित राशि है, ठीक है, वो चेक या किसी और या जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स है उसके द्वारा ना रिसीव की गई हो और जिसकी पेमेंट हो गई हो, ठीक है। तो एक नई कंपनी के लिए जो पहली बार अपने शेयर्स को इशू कर रही है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से मतलब एक ऐसी मिनिमम अमाउंट से होता है जो डायरेक्टर्स के जो एक उनके अपने विचार हैं तो वो निम्नलिखित जो कार्य हैं उनके लिए वो पर्याप्त होगी, सफिशिएंट होगी, ठीक है ना। तो ये कुछ 5 बातें दी गई हैं तो वो ध्यान रखनी है कि परचेज की गई या परचेज की जाने वाली एसेट्स का जो परचेज प्राइस होता है उसको चुकाने के लिए। सेकंड, कि अंशों के निर्गमन पर जो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि जब शेयर्स को इशू किया जाता है तो उसके लिए जो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होते हैं या जो विज्ञापन कमीशन होते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन और दलाली को, ब्रोकरेज को चुकाने के लिए। थर्ड, कि ये जो ऊपर के जो दोनों उद्देश्य हैं इसके लिए उधार ली गई राशि को चुकाने के लिए। फोर्थ होता है कार्यशील पूंजी के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, जो हमारे डेली के छोटे छोटे खर्चे होते हैं तो वो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत सबको होती है, ठीक है ना। और फर्स्ट टाइम जब किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है जो भी कोई एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो वो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को संचालन के लिए किसी अन्य एक्सपेंसेस के लिए। अब कंपनी अधिनियम 2013 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो भी कोई अमाउंट है, ध्यान रखना वो डिसाइड नहीं किया गया, फिक्स नहीं किया गया, लेकिन सेबी ये कहता है, सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कुल इशू का 90% डिसाइड किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें
2-3 और ये बातें हैं, इसमें कुछ डेट और आपको याद रखनी है, दिन याद रखने हैं कि धारा 39 की जो सबसेक्शन 3 है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट प्रोस्पेक्टस की इशू की डेट से 30 दिन के अंदर ही जो है रिसीव कर लेना चाहिए। यानी कि जब प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है, ठीक है ना, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 30 दिन के अंदर उसको रिसीव कर लेना है। यदि कंपनी इस टाइम में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव नहीं कर पाती तो कंपनी जो है वो शेयर्स का अलॉटमेंट भी नहीं कर सकती, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, और आगे के जो 15 दिन हैं उसके 15 दिन के अंदर ही कंप्लीट एप्लीकेशन अमाउंट जो था वो वापस कर देना चाहिए। यदि कंपनी को इस अमाउंट को चुकाने के लिए 15 दिन से ज़्यादा की देरी हो जाती है तो इस कंपनी के लिए इस देरी के लिए कंपनी को पेनल्टी देनी होती है। तो इस टाइम के लिए कंपनी को क्या करना होता है कि 15% के हिसाब से जो एनुअल इंटरेस्ट होता है, वार्षिक ब्याज होता है, तो इस अमाउंट को चुकाने के लिए कंपनी उत्तरदायी होगी। तो इसके लिए जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो या तो पर्सनल रूप से या सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो 15 दिन के अंदर अंदर वो अमाउंट देना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रत्येक जो अलॉटी होता है, यानी जिसको शेयर का अलॉटमेंट किया जाता है, तो उसे अलॉटमेंट किए गए शेयर्स के लिए एक शेयर सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। और आवश्यकता से अधिक शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस होते हैं तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, कि जब ज़रूरत से ज़्यादा जो एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं तो एप्लीकेशन किए गए उसे हम शेयर्स के रेशियो में प्रोपोर्शनेट में अलॉटमेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है प्रोपोर्शनेट का मतलब? देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि यदि कोई कंपनी जो है वो 1 लाख शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, इशू करने के लिए अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और इसके बदले में जो है 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो गई, तो एप्लीकेशंस कितनी गुनी हो गई? 4 गुना हो गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो 500 शेयर एप्लीकेशन करने वाले जो समूह हैं तो उसमें हर एक जो आवेदन करता है, यानी कि जो एप्लीकेंट्स है, तो उसका जो प्रोपोर्शनेट जो अलॉटमेंट का रेशियो होगा वो होगा 500/4, ठीक है। तो 500 शेयर्स किसी को अगर चाहिए थे, ठीक है, और 4 गुना अगर उसको एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है तो 500 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 125 हुआ। तो अब हर एक को 125 अंश दिए जाएंगे, शेयर्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के फलस्वरूप अगर कुछ आवेदक जो होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, अगर उन्हें कोई भी शेयर्स अलॉट में नहीं हो पाएंगे, जबकि कुछ जो अदर्स एप्लीकेंट होते हैं उनको अंशतः यानी कि पार्टली ही अलॉटमेंट मिल पाएगा, और कुछ अन्य को फुल्ली अलॉटमेंट भी मिल जाएगा जिन्हें शेयर्स को अलॉट किए गए हैं। और एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी भेजा जाता है जिसमें अलॉट किए गए शेयर्स की संख्या यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और अलॉटमेंट पर जो अमाउंट ड्यू है वो भी लिखा होता है, सारा मेंशन होता है। और जिन एप्लीकेंट्स को कोई भी शेयर्स इशू नहीं किए जाते हैं तो उनको जो है उनकी जो एप्लीकेशन का अमाउंट होता है, हिंदी में तो हम खेत पत्र कहते हैं, और उसके साथ जो इंग्लिश में एक तरीके से कह लीजिए कि सॉरी लिख करके जो है वो कंपनी जो है वो उनके अमाउंट को वापस कर देती है ना। कंपनी को ये होता है कि हाँ भी थोड़ा सा अपना दुख जताती है आपके प्रति, तो खेत पत्र एक दिया जाता है, एक तरीके से माफ़ी मांगती है, सॉरी लेटर हो जाता है। 4th पॉइंट होता है टू मेक कॉल्स, याचनाएं करना। तो इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर जो पेड किया गया अमाउंट है, ठीक है, उसको कॉल्स नहीं कहा जाता, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके बाद मांगी गई जो भी कोई इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद, तो उसको हम कॉल कहते हैं। तो कंपनी जो है वो शेयर्स की कंप्लीट अमाउंट को इकट्ठा ही यानी कि लमसम ही एप्लीकेशन के साथ भी मंगाई जा सकती है कंपनी द्वारा। और यदि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के समय शेयर्स को अगर शेयर्स के सारे अमाउंट को नहीं मंगाया जाता तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बैलेंस अमाउंट को एक या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में मांग सकते हैं। तो जो हर एक कॉल होती है तो उनको एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि फर्स्ट कॉल हो गई, सेकंड कॉल हो गई, थर्ड कॉल हो गई। तो कॉल्स
याचना करते समय कंपनी जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए कंपनी को, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, तो अगर ये नहीं तैयार कर रखा किसी कंपनी ने, तो कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई जो शेड्यूल फर्स्ट है उसकी टेबल एफ है एक, तो उसके कुछ प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं जो कि निम्नलिखित है ना, तो ये डिसाइड है, तो कंपनी को इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। वो क्या है, ये कुछ 5 पॉइंट हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन पर या अलॉटमेंट पर या किसी भी एक कॉल पर जो मांगी गई अमाउंट है वो कुल इशू का, यानी कि जितने अमाउंट के शेयर इशू किए जाते हैं तो उसका 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, कि शेयर्स पर सभी अमाउंट्स जो होते हैं वो अलॉटमेंट की डेट से 12 महीने के अंदर ही मंगा लेने चाहिए, लेकिन यह जो भी कोई गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, ये 12 महीने वाला जो है ये 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, कि हर एक कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का अंतर जरूर होना चाहिए, यानी कि अगर एक से ज़्यादा कॉल हैं तो आप 1 महीने का अंतर जरूर देंगे उसमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, की शेयर होल्डर्स को कॉल चुकाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस अवश्य दिया जाना चाहिए। सारे आपके एमसीक्यूज में आए हुए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो 14 दिन का टाइम जोड़ दिया जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि एक ही वर्ग के सभी शेयर्स पर समान रूप से, यानी कि एक जैसी इक्वली जो है वो कॉल की जानी चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट है, फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शेयर होल्डर्स को कॉल चुकाने के लिए जो नोटिस दिया जाता है तो उस नोटिस में कॉल का अमाउंट, उसके पेमेंट का मेथड, कॉल अमाउंट भेजने का जो एड्रेस है वो, और कॉल भेजने की जो अंतिम डेट है, लास्ट डेट है, वो बिल्कुल क्लियर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है व्यूअर्स। बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो जर्नल एंट्री हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली जो ये थ्योरी बता रहा हूँ, ये आपके जो एमसीक्यूज़ हैं या जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यूज़ या एमसीक्यूज़ को रटे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एमसीक्यूज़ बाद की चीज़ होती है, सबसे पहले क्लास में जब हम थ्योरी को पढ़ते हैं तो थ्योरी को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप थ्योरी की स्टडी ज़रूर करें, आपको एमसीक्यूज़ अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो 3-4 लेक्चर अभी और लूँगा थ्योरी में, इसके बाद जो मैं इसको आपके एमसीक्यूज़ भी कराऊंगा, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं बहुत जल्दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू।